डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। यूपी की सियासत में तनातनी और मेल मिलाप की कोशिशों के बीच शिवपाल यादव ने बगावती तेवर दिखाए हैं। उन्होंने मंत्री पद और समाजवादी पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल देर शाम मुलायम से मुलाकात के बाद सीएम अखिलेश को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि अखिलेश यादव ने मंत्री पद से उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने शिवपाल से कहा है कि वो उन्हें मंत्रिमंडल से जाने नहीं देंगे, लेकिन बताया जाता है कि शिवपाल अड़े हुए हैं। शिवपाल के बेटे आदित्य ने प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन से, जबकि उनकी पत्नी सरला देवी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच शिवपाल के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई है। वो नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से शिवपाल के घर के बाहर विधायकों और समर्थकों का जमावड़ा लग रहा है, उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को दो फाड़ होने से बचाने के लिए आज कोई कठोर फैसला ले सकते हैं। अदालत अगले महीने की 1 तारीख को फैसला करेगी कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तलब किया जाए या नहीं। अदालत ने 3 सितंबर को शिकायतकर्ता और लेखक अहमद खान की ओर से दी गई दलीलों और चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से ईरानी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग की तरफ से मौजूद एक अधिकारी ने इससे पहले अदालत से कहा था कि शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ईरानी द्वारा दायर दस्तावेज का पता नहीं चल रहा है। अदालत के पूर्व के निर्देश मुताबिक डीयू ने भी कहा था कि 1996 में बीए पाठ्यक्रम के संबंध में ईरानी के दस्तावेजों का मिलना बाकी है। इसका 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में कथित तौर पर उन्होंने उल्लेख किया था। अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को शिकायतकर्ता की अर्जी मंजूर कर ली थी। उद्योगपति विजय माल्या के इस दावे को सरकार ने खारिज कर दिया कि वो भारत नहीं लौट पा रही, क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है। सरकार ने कहा कि कोई भी नागरिक सबसे नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्च आयोग जा सकता है और स्वदेश वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि आपातकालीन प्रमाण पत्र विशेष रूप से किसी भारतीय नागरिक को भारत लौटने के लिहाज से उपलब्ध यात्रा दस्तावेज है और माल्या को ये सुविधा उपलब्ध है। माल्या ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट निलंबित किए जाने के चलते वो वापस लौटने में असमर्थ है। आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई और उनके बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। शहाबुद्दीन पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद अब सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शहाबुद्दीन मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के बयान को लेकर गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश से जब शहाबुद्दीन का उनको लेकर दिए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनके बयान को तवज्जो नहीं देते। दरअसल बिहार सरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। बिहार सरकार को सौंपी रिपोर्ट में शहाबुद्दीन की वजह से शहर में डर और दहशत के माहौल का जिक्र किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में वापस जेल भेजने की सिफारिश की गई है। इससे पहले शहाबुद्दीन को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन की वजह से सरकार में कोई विवाद नहीं है। एक दशक बाद आखिरकार भारतीय वायुसेना को फ्रांस के आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल मिलना आधिकारिक तौर पर तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 23 सितंबर को भारत फ्रांस के साथ राफेल डील पूरी कर लेगा। ये सौदा 7.87 बिलियन यूरो यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए में होगा। इस सौदे के अंतर्गत 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिलेंगे। फ्रांस के रक्षा मंत्री जॉन-वेस ली ड्रियन डील पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत आएंगे। 7.87 अरब यूरो में से फ्रांस 50% ऑफसेट प्रावधान पर भी सहमत हो गया है। इसका मतलब यह है कि इस क्लॉज के तहत फ्रांस सौदे का 50% भारत में फिर से निवेश करेगा या इतनी ही राशि सैन्य उपकरणों में निवेश करेगा। भारत फ्रांस के बीच हुए अंतर सरकारी समझौता के मुताबिक कीमतों में 10% की बढ़ोतरी शामिल थी। वहीं सरकार ने दावा किया है कि वो सौदेबाजी में राफेल के दामों को करीब 4500 करोड़ रुपए कम करवाने में सफल रही है। भारत ने कहा है कि वो तब तक बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना जारी रखेगा जब तक बलूच लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन और उनका दमन होता रहेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने एक दिन पूर्व ही पहली बार संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया
और पाकिस्तान पर उसके कब्जे वाले कश्मीर में भी मानवाधिकारों का व्यापक हनन करने का आरोप लगाया। ये मुद्दा अगले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी उठाए जाने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सत्र में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी और उनका 26 सितंबर को संबोधन देने का कार्यक्रम है। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना जारी रखेगा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, बलूचिस्तान में तब तक दमन जारी रहेगा जब तक नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन होता रहेगा। भारत इस मुद्दे को उठाता रहेगा। वर्ष 2008 के मुंबई हमले के मामले की सुनवाई तेज करने को लेकर भारत के पत्र पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है। विदेश सचिव एस जयशंकर द्वारा लिखे गए इस पत्र में सुनवाई तेज करने के उपाय सुझाए गए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने गुरुवार को बताया कि जयशंकर ने ये पत्र 6 सितंबर को लिखा था और इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त ने अपने हाथों से ये पत्र पाकिस्तानी अधिकारियों को 9 सितंबर को सौंपा था। स्वरूप ने कहा कि अगर पाकिस्तान 26/11 के गुनहगारों को सजा दिलाने को लेकर गंभीर है तो उसे भारत के सुझावों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर को मालूम है कि पूरी साजिश पाकिस्तान में रची और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इसे अंजाम दिया और इसके सारे सबूत भी उसके देश में है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में मुंबई हमले की सुनवाई लटकी हुई है। स्वरूप ने सलाह दी कि पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करने और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने पर होना चाहिए। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि डीजल के दाम 31 पैसे प्रति लीटर घटा दिए हैं। इनमें राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला कर शामिल नहीं है। कीमतों में परिवर्तन गुरुवार मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में परिवर्तन के अनुरूप देश में पेट्रोल के दाम 58 पैसे बढ़ाए गए हैं, जबकि डीजल 31 पैसे सस्ता किया गया है। पेट्रोल के दाम में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 सितंबर से दिल्ली में पेट्रोल 3.38 पैसे महंगा हुआ था। इस प्रकार करीब एक पखवाड़े में पेट्रोल की कीमत 4.12 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है, तो वही डीजल की कीमत 1 सितंबर से 2.67 पैसे बढ़ाई गई थी। रिलायंस जियो और मौजूदा दूरसंचार कंपनियों के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इन कंपनियों में इंटरकनेक्शन का मुद्दा सुलझा ही नहीं था कि रिलायंस जियो ने भारतीय एयरटेल, आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन पर आरोप लगाया है कि वे अपने ग्राहकों के मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी संबंधी आग्रह को खारिज कर रही है। जियो का कहना है कि इन कंपनियों के ये ग्राहक इस नई कंपनी की सेवाएं लेना चाहते हैं, लेकिन कंपनियां MNP में उनकी मदद नहीं कर रही। रिलायंस जियो ने इस बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई को पत्र लिखा है। उक्त कंपनियों से इस बारे में टिप्पणी नहीं मिल सकी है। हालांकि वोडाफोन के प्रवक्ता ने कहा, MNP के मुद्दे को ट्राई के साथ बैठक में सुलझा लिया गया था। ओडिशा में अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर रखकर 12 किलोमीटर तक ले जाने वाले दाना मांझी को बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने 8.9 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। दाना मांझी को पैसों का चेक कल मिला। पैसों का चेक लेने के लिए दाना मांझी को दिल्ली में बनी बहरीन एम्बेसी आना पड़ा था। उन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट से भुवनेश्वर से दिल्ली लाया गया था। वो अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ आए थे। अपने घर के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले मांझी ने मीडिया को बताया कि वो पैसों को बचाकर रखेंगे और उसे अपनी बेटियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मांझी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस पैसे को बैंक में रखूंगा और अपनी तीनों बेटियों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। जिला प्रशासन ने मांझी को 75,000 रुपए दिए हैं। ये पैसा उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने उनकी तीनों लड़कियों को सरकारी स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया है। साथ ही हॉस्टल की भी सुविधा दी गई है। वहीं रेड क्रॉस ने उन्हें 50,000 रुपए देने का वादा किया है। सुलभ इंटरनेशनल ने उनके नाम से एक फिक्स डिपॉजिट खोला है। उनकी बेटियों के लिए हर महीने 10,000 रुपए देने की बात कही गई है। वहीं एक अनजान शख्स ने भी उनके बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए जमा करवा दिए हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।